कैबिनेट ने गेहूं समेत 6 रबी की फसलों पर बढ़ाई एमएसपी। कपड़ा उद्योग के लिए पीएलआई स्कीम को मिली मंजूरी। भव्य दीपोत्सव से जगमगाएगी रामनगरी अयोध्या। प्रधानमंत्री मोदी भी हो सकते हैं शामिल। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिया इस्तीफा। यूपी बीजेपी में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में 2 नाव के बीच हुई भीषण टक्कर। टक्कर की वजह से कई लोग हुए लापता। नाव में सवार थे 100 लोग। अफगानिस्तान में नई सरकार पर बोले जो बाइडेन। चीन पाक रूस समझ नहीं पा रहे कि अब तालिबान के साथ क्या करना है। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान आज उन्होंने वंचित शोषित समाज के सम्मेलन में संबोधन दिया। उन्होंने साफ कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने आज तक दलित वंचितों का शोषण ही किया है और मुस्लिमों का केवल वोट लिया है, जबकि आज तक उनके उत्थान के लिए कुछ नहीं किया गया। मंच से संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि इन पार्टियों ने केवल वोट लिया है, बल्कि हमारी नौजवान नस्लों को इन पार्टियों ने बर्बाद कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि इन पार्टियों ने गरीबी को हमारा मुदस्सर बना दिया है। वोट के बदले हमारे नौजवानों को जेल में सड़ा दिया गया है। वोट हमारा अधिकार है, हम जिसे चाहे जमीन पर बिठा सकते हैं और जिसे चाहे कुर्सी पर बिठा सकते हैं। वहीं ओवैसी ने यह भी कहा कि सभी पार्टियां कहती है कि मेरे साथ आओ, नहीं तो मोदी जीत जाएगा, लेकिन मुस्लिमों का वोट पाने के बाद भी बीजेपी जीत रही है। ये सभी केवल वोट पाने के लिए हमें बरगला रही है। लिहाजा आने वाले चुनाव में हमें इन पार्टियों से सावधान रहने की जरूरत है। आज पूरे देश के 525 जिलों में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जनपदों में जिलाधिकारियों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ऐसा ही कुछ शाहजहांपुर और संभल में भी देखने को मिला। यहां पर भी भारतीय किसान यूनियन संघ के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए पिछले 72 सालों में किसानों के उनकी फसलों के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों को लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पूरे देश में 76% आबादी किसानों की है। 76% आबादी आज आत्महत्या करने की कगार पर खड़ी हो चुकी है। केंद्र सरकार को यह सोचना चाहिए कि अब आम चपरासी और 4th क्लास कर्मचारी की भी तनख्वाह 25,000 है, तो क्या किसान को प्रति माह इतना ही पैसा अन्न उगाकर नहीं मिलना चाहिए। आज पूरे भारत के 525 जिलों में भारतीय किसान संघ द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को जिला अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। उसी के कार्यक्रम के निमित्त हम सहारनपुर जिले के जिला अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए। हमने 8 दिन पहले जिला अधिकारी जी को ये सूचना दे दी थी कि हम आपको ज्ञापन देंगे, लेकिन जिला अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहते हुए भी किसानों का ज्ञापन स्वयं न लेकर उन्होंने किसानों का अपमान किया। हम किसान इसकी घोर निंदा करते हैं। ये धरना जो है हमारा, ये सरकार से जो हमारी मांग है, काफी दिन पुरानी हमारी मांग है। एक बार हम 25,000 ग्राम समितियों से भी सरकार को ज्ञापन भेज चुके हैं। उसी के उसमें ज्ञापन जो हमने ज्ञापन भेजा है उसके उसमें ही मांग है। अभी हमने पीछे 10 अगस्त 11 अगस्त को हमने एक हमारी अखिल भारतीय बैठक हुई थी, जिसमें सरकार से हमने मांग की थी कि किसान को, जो भी किसान है, हमें लाभकारी मूल्य चाहिए। किसान ने अब तक जो घोषित कर रखा है वो कर रखा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको एमएसपी बोलते हैं। एमएसपी के तहत जो है हमारा जो हमारा किसान की लागत है वो नहीं मिल पाती। एमएसपी का जो फायदा है वो हमारे देश में 2 या 3 प्रदेश ऐसे हैं जो एमएसपी का फायदा ले पाते हैं। मगर आगरा में बिजली की समस्या के साथ जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी जिला इकाई में बड़ा सम्मेलन कर रही है। सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में सपा के कार्यकर्ता शामिल हुए। सपाइयों ने यहां भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा राष्ट्रीय सचिव रामजीलाल ने बताया कि 70 साल में देश बेचने वाला पहला प्रधानमंत्री मोदी ही है। जन समस्याओं और बिजली की समस्या को लेकर जल्द समाजवादी पार्टी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का घेराव करने वाली है। सपाइयों ने भरी हुंकार। डीवीवीएल और टोरेंट के ऑफिस को घेरने की भी चेतावनी दी गई है।
दक्षिण विद्युत निगम के हो रहे उत्पीड़न किसानों की इस समाजवादी पार्टी के आंदोलन में आज इस सभागार में, सूर्य सदन के सभागार में हजारों की संख्या में लोग आंदोलन करके आज चेतावनी देंगे दक्षिणांचल विद्युत को कि अगर किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो हम हजारों की संख्या में एमडी को घेरेंगे और यहाँ टोरेंट को भी घेरेंगे। हाल में जानकारी मिली कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की तरफ से तमाम किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और तमाम लोग जो बकायेदार हैं उनको परेशान करने का काम हो रहा है और ये संख्या लगभग लाखों में है पूरे ज़िले में। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। एक लंबे अरसे से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कोई सुन लेने वाला नहीं है। मोटे तौर पर व्यक्ति के रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों के सिलसिले में हमने ज़िले का सम्मेलन आज बुलाया था और मुझे खुशी है। आज किसान विरोधी सरकार, दक्षिणांचल बिजली विभाग, तोरंग, पुलिस का उत्पीड़न जिस तरीके से तराई शहर से लेकर जिले गांव में पब्लिक कर रही है, आज उसकी महापंचायत पूरे जिला और शहर की बुलाई गई थी। आप देख रहे हैं कि सूर्य सदन से अंदर से लेकर बाहर तक जितना जनता का सैलाब है। खबर अयोध्या से है, जहां सरकार एक और बेघर लोगों को आवाज देने का काम कर रही है, वहीं अधिकारी और कर्मचारी इस कदर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि पात्रों को योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। योजनाओं से वंचित लोगों को किसी भी सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं पीड़िता ने तहसील दिवस में शिकायत करते हुए ग्राम विकास अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसका नाम आवास की सूची में है और अधिकारी ने 10,000 रुपए की मांग की है। पीड़िता ने पैसा देने से मना कर दिया तो सेक्रेटरी ने सूची में अपात्र लिखकर आवास से उसे वंचित कर दिया। वहीं आयोजित हुए संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी के समक्ष पेश होकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया। हालांकि जन सुनवाई कर रहे अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं को आश्वासन देते हुए कार्रवाई करने की बात कही। वहीं 72,825 भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने ईको गार्डन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके नियुक्तियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने 20 अगस्त 2018 को उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी और उस कमेटी को मामले की जांच के लिए कहा गया था, लेकिन 3 साल पूरे होने को है, लेकिन आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। अभ्यर्थियों की मांग है कि कमेटी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, साथ ही उनकी नियुक्तियों पर भी ध्यान दिया जाए। और हमारी मांग है कि हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 जुलाई 2018 को एक कमेटी का गठन किया था। उसकी मीटिंग 20 अगस्त को माननीय श्री उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई और उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी संतुष्ट थे कि आपके लिए शीघ्र ही हम कोई रास्ता निकाल के आपकी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। लेकिन आज तक हम लोगों की नियुक्ति के लिए गठित कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इसके लिए रायबरेली में भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सूबे के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। उन्होंने भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को सपा बसपा के सम्मेलन से अलग बताया। सपा विधायक के वायरल वीडियो पर कहा गया कि सार्वजनिक जीवन में लोगों को सीमा व मर्यादा में रहना चाहिए। इतना ही नहीं, ब्रजेश पाठक ने ओवैसी पर भी हमला बोलते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन सपा बसपा के सम्मेलन से बिल्कुल अलग है। हमारे सम्मेलन में किसी जाति या धर्म को नहीं, बल्कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक के साथ पढ़े लिखे लोगों को जोड़ने का काम भाजपा कर रही है। ऐसे लोग समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं। प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने तय किया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में जो प्रबुद्ध जन हैं, जैसे हमारे अध्यापक बंधु हैं, अधिवक्ता भाई हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, या अन्य समाज में विशिष्ट योगदान देने वाले लोग हैं, उन सबको शाहजहांपुर में हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष स्वप्निल शर्मा ने एसपी आनंद को ज्ञापन दिया है। जहां पर हिंदू वाहिनी के जिलाध्यक्ष स्वप्निल शर्मा ने रॉयल इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ एसपी एस आनंद को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए बताया गया कि रॉयल इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल वर्षा अग्रवाल की हिंदू विरोधी काम करने की शिकायतें मिली है और उनके स्कूल के छात्र छात्राओं का ऑडियो वायरल हुआ है। वहीं इस प्रकरण में जब प्रधानाचार्य वर्षा अग्रवाल से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सभी बच्चों से उनके हाथों में बंधी राखी और फ्रेंडशिप बैंड्स को निकालने के लिए ही बोला था।
देखिए सर, ये प्रकरण को बात का बतंगड़ बनाया गया है, बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना किसी धर्म विशेष के प्रति कोई पूर्वाग्रह से कोई काम हुआ है, ना ही कोई बच्चों को स्पेशली टारगेट करके काम किया गया है। सिर्फ कोविड की चीज़ों को, गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए पिछले 10 दिन से बच्चों को रिमाइंडर दिए जा रहे थे कि बेटा ये राखियाँ पुरानी हो गई हैं, उतारिए। गंदी लखनऊ में अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निरंतर नई और अल्ट्रा मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी से मरीजों को नया जीवन दान दे रहा है। इसी कड़ी में अपोलो मेडिक्स अब एनसीआर के बाद लिविंग डोर लिवर ट्रांसप्लांट करने वाला यूपी का पहला अस्पताल बन चुका है। लिवर ट्रांसप्लांट के जरिए लाइसेंस हासिल करने के बाद यहां दूसरी लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है। हाल ही में 45 साल के मरीज की जान लिवर डोनर ट्रांसप्लांट के जरिए बचाई गई। अस्पताल के सीईओ और एमडी डॉक्टर मयंक सोमानी लगातार दूसरे सफल लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट की सफलता से काफी उत्साहित है और कहते हैं कि हमें इस बात की खुशी है कि हमारी टीम लखनऊ, आसपास और पड़ोसी राज्यों के लोगों को एक छत के नीचे ही अल्ट्रा मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी से लैस स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। अस्पताल में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए मरीजों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जा रहा है। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद देखिए ऐसा होता है कि कोई डोनर अगर परिवार में मिलता है, किसी का लिवर अगर पूर्णतः खराब हो जाता है तो सर्वाइवल के लिए लिवर की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में अगर परिवार में किसी कोई जना जो देना चाहे और उसका मैच कर जाए तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कुछ हिस्सा लिवर का उस डोनर का निकाल के जो रेसिपिएंट होता है, जिसकी तबीयत खराब होती है, जिसका लिवर फेल हो जाता है, उसमें हम लोग लगा देते हैं। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत बड़ी टीम की आवश्यकता होती है, इसलिए हर जगह संभव नहीं हो पाता। इस तरह के हॉस्पिटल जहाँ पे पूरी टीम भी होती है और बैकअप भी होता है, जिसमें आईसीयू इंटेंसिविस्ट, आईसीयू प्रॉपर आईसीयू चाहिए होता है, उसी प्रकार की ओटी चाहिए होती है, इक्विपमेंट सामान चाहिए होते हैं, मशीन्स चाहिए होती है और मेडिकल की एक बड़ी टीम होती है जिसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। वहीं मैनपुरी में आज हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर विकास खंड बेवर के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को जागरूक किया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को साबुन से हाथ धोकर स्वच्छ रखने के फायदों के बारे में बताया गया। अध्यापकों ने बच्चों को बताया कि कोरोना महामारी के दौरान समूचे विश्व में स्वच्छता के बारे में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विशेषकर हाथों को बार बार धोकर स्वच्छ रखने से हमेशा कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं, इसकी जानकारी दी जा रही है। स्कूलों के बच्चों को हाथों की स्वच्छता के बारे में बताते हुए अध्यापकों ने कहा कि अगर हम अपने हाथ साबुन से धोकर स्वस्थ रखेंगे तो बहुत सी संक्रामक बीमारियों से बचे रहेंगे और कोरोना से भी हमारा बचाव होगा। खंड शिक्षा अधिकारी बेवर अनुपम शुक्ला ने कहा कि 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत विकास खंड के विद्यालयों में प्रतिदिन स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार पलविंदर सिंह रामपुर पहुंचे। यहां उन्होंने यूपी में ओवैसी दौरे पर तंज कसा और कहा कि कई ऐसे और आएंगे और चले जाएंगे। इन लोगों की अलगाववादियों की जैसी सोच है। ऐसे अवसरवादी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई स्थान नहीं है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ बिना किसी भेदभाव की कार्रवाई हुई है। हमने विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई की तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पहली बार है कि नियम और कानून और व्यवस्था का एक राज हमारे महान संत योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में दिया है, जहां भूमाफिया के खिलाफ, गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ, बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई हुई है। हमने अगर विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई की है तो हमने मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी कार्रवाई की है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता। गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला अपने 3 बच्चों के साथ प्रेस क्लब पहुंची, जहां उसने प्रेस वार्ता के दौरान अपने और बच्चों के लिए न्याय की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि उसके पति की मौत 2015 में हो चुकी है। उसके बाद वह अपने मकान में रह रही थी, लेकिन तभी से ससुराल वाले भूमाफियाओं के साथ मिलकर मकान को हड़पने में लगे हुए हैं। पीड़िता को धमकी भी दी जा रही है, इसलिए पीड़िता ने मांग की है कि उसकी सुनवाई की जाए और माफियाओं और ससुराल वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। शाहजहांपुर के कलान थाना क्षेत्र के 12 कला में 40 साल के लाइनमैन की करंट लगने की वजह से मौत हो गई।
लाइनमैन की मौत पर परिजनों ने बिजली विभाग की घोर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने धरना प्रदर्शन करते हुए बिजली विभाग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। परिजनों ने शव को रखकर जमकर हंगामा किया। पुलिस के कई प्रयास के बाद भी जाम को नहीं खुलवाया जा सका। वहीं बिजली विभाग ने मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया जा सका। ये लमसम 8:30 बजे हुआ था और ये जो है इसने जो सिट डाउन लिया तब जो है ऊपर चढ़ा। उसके बाद जो है लाइन जो है चली गई, लाइट जो चली गई। उसके बाद ये चढ़ा, उसके बाद चढ़ने के विपरीत जो है उसने लाइन जो जोड़ दी। वो जो है मैंने देखा तो वो इस तरह लटक गया। लटक जाने के बाद जो है फिर दूसरी बार जो है फिर लाइट आई, जब वो जल कर राख होकर गिर गया। गाँव वालों ने जाम लगाया था और उनकी कुछ शर्तें थी, तो उसी के मुताबिक हम लोगों ने FIR उनसे। रायबरेली में सरकारी अस्पताल में इलाज के अभाव के चलते महिला की मौत हो गई। महिला की मौत पर बेटे ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ पर पैसे लेकर इलाज न करने का आरोप लगाया। कहा कि भर्ती होने के बाद भी कोई डॉक्टर मरीज को देखने नहीं पहुंचा। डॉक्टरों और स्टाफ नर्स की लापरवाही के चलते महिला ने दम तोड़ दिया। रायबरेली के महाराजगंज क्षेत्र में गांव में घुसे मगरमच्छ को ग्रामीणों ने पीट कर अधमरा कर दिया। बताया जा रहा है कि पिछले 15 दिनों से चंदापुर क्षेत्र में आतंक का केंद्र बना मगरमच्छ गांव में घुस गया, जिससे गांव वालों में हाहाकार मच गया। चीख पुकार से आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने डायल 112 को सूचना दी और मगरमच्छ को किसी तरह भगाने का प्रयास किया। इसी बीच मगरमच्छ धान के खेत में जाकर छुप गया। ग्रामीणों ने मौका पाते हुए लाठी डंडों से प्रहार कर मगरमच्छ को अधमरा कर दिया। वहीं लोगों ने वन विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।